हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय विपिन धीमान में। तो बच्चों, अब हम 2020 के सेट हल कर रहे हैं। 2019 के 3 सेट हमने आपको हल करके दिखाए हैं। 2020 का जो पहला सेट है 346 XX, उसको हम हल कर रहे हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स का क्या मात्रक है। तो आपने पढ़ा हुआ है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट मीटर। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 24 ओम के प्रतिरोध के तार को समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है, किन्हीं दो शीर्षों के बीच कितना प्रतिरोध होगा। तो देखिए आप, 24 ओम का एक तार है। जब उसको 3 भागों में बांट देंगे, मतलब समबाहु त्रिभुज मतलब 3 भुजाएं उसकी बना दी हमने, तो प्रत्येक भुजा का जो प्रतिरोध हो जाएगा 24/3 8 ओम। अब आप देखिए कि 8 ओम एक भुजा का प्रतिरोध है। इस तरीके से समबाहु त्रिभुज है। ये पॉइंट ए मान लो आप, ये बी मान लो और ये सी मान लो। तो अगर आप इस केस में 2 पॉइंट के बीच मतलब ए के और सी के बीच प्रतिरोध निकालना चाहते हैं, तो हर एक तार का हो गया 8 ओम। भाई 24 ओम था, 3 भुजाएं बना दी तो 24/3 8 हो जाएगा। अब ये दोनों भुजाएं श्रेणी क्रम में है और ये इसके समांतर में है, तो श्रेणी क्रम में 8 और 8 16 हो जाएगा। समांतर क्रम में 8 है, तो 16 गुणा 8/16 + 8 बताया था आपको। पहले बताया था कि ऊपर गुणा और नीचे योग, तो 8 और 8 16, ये तो श्रेणी क्रम में हो गए। अब 16 ओम का एक ऊपर है समझो। अब आपके पास क्या स्थिति है कि 16 ओम का तो एक है ऊपर और 8 ओम का दूसरा है नीचे, और दोनों कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में कैसे निकलता है? ऊपर गुणा नीचे योग। हल करेंगे 16 गुणा 8/24, 8 तिया 24, उत्तर आ जाएगा 16/3 ओम। तो इसका जो आंसर है हमारा 16/3 ओम है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक प्रत्यावर्ती परिपथ में आर दे रखा है, XL दे रखा है, XC दे रखा है। इससे पहले का ये बी हो गया। पूछ रहा है आरोपित वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा में कितना कालांतर होगा। देखिए, ये LCR परिपथ है। LCR परिपथ में जब XL और XC बराबर हो जाते हैं, इस केस में XC और XL बराबर हैं, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। केवल वोल्ट क्या बचता है हमारे पास में? प्रतिरोध। और प्रतिरोध जिस परिपथ में होता है उसमें कालांतर 0 होता है। तो कितना कालांतर हो गया? 0, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो गए ना एक दूसरे से, तो केवल प्रतिरोध बचा। और केवल प्रतिरोध वाले परिपथ में कालांतर 0 होता है। ये हमारे कोर्स में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पहला आ चुका है। एक ही कण से गतिमान निम्नलिखित कण में से किसकी दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य अधिकतम होगी? तो इलेक्ट्रॉन की। और सॉरी, ये वाला क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, तो ये आप देख लेंगे। इसके बाद अवतल लेंस के द्वितीय फोकस दूरी की क्या परिभाषा है? तो कोई भी लेंस, अवतल लेंस जो होता है, द्वितीय फोकस दूरी की क्या परिभाषा है इसके? तो अवतल लेंस में जो द्वितीय फोकस दूरी होती है, आप एक बार देख लीजिए कि अगर ये अवतल लेंस है तो इसमें एक फोकस इधर होगा और एक फोकस इधर होगा। तो अवतल लेंस का द्वितीय फोकस अगर हम देखें, तो अवतल लेंस का द्वितीय फोकस इसमें ये वाला होता है। ये अवतल लेंस का द्वितीय फोकस है। तो इसकी परिभाषा कैसे दी जाती है? इसकी परिभाषा ऐसे आती है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, ये लेंस से अपवर्तन के, ये लेंस हो गया हमारा पूरा, लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसको हम द्वितीय फोकस कहते हैं। तो यही परिभाषा आपको लिखनी है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसको हम द्वितीय फोकस कहते हैं। ठीक है, ये आप लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें प्रकाश विद्युत कार्यफलन का क्या अर्थ है? ये भी आपको पहले बताया हुआ है। तो कार्यफलन क्या होता है? किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा को हम कार्यफलन कहते हैं। वाटहीन धारा किसे कहते हैं? ये भी हम पहले बता चुके हैं आपको। वाटहीन धारा क्या है? किसी ऐसी परिपथ में, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित वह धारा जिसमें परिपथ में कोई शक्ति क्षय ना हो, वाटहीन धारा कहलाती है।
इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है विभव प्रवणता किसे कहते हैं। तो विभव प्रवणता आपको बता देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा पहले नहीं आया। तो विभव प्रवणता क्या होती है, देखो बेटा, विभव प्रवणता होती है कि अगर हमारे पास में ये दो पृष्ठ हैं, एक ये और एक ये, और ये दोनों कैसे पृष्ठ हैं, समविभव पृष्ठ हैं। तो इसका विभव मान लो v1 है और इसका विभव v2 है और इनके बीच की दूरी मान लेते हैं डेल्टा x है। तो इन दोनों के बीच में, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 का अंग है, 5th पार्ट। तो दोनों के बीच में विभव परिवर्तन बटे लंबवत दूरी। तो इसकी परिभाषा होगी लंबवत दूरी के सापेक्ष दो समविभव पृष्ठों के बीच लंबवत दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। अगर इस केस में देखें हम तो दोनों के बीच विभव में परिवर्तन हो गया v2 माइनस v1 और दूरी होगी डेल्टा x। तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। तो ये हमारा किसका सूत्र आ गया, विभव प्रवणता का। विभव प्रवणता मात्रक हो जाएगा v का वोल्ट और दूरी का मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है दूसरे का चय। दूसरे का चय इसमें कह रहा है कि चल कुंडल धारा मापी में धारा सुग्राहिता की परिभाषा दीजिए। धारा सुग्राहिता सूत्र आप इससे पहले वीडियो में आपने देखा था, एक सूत्र आया था फाई बराबर NAB अपॉन C इंटू आई, शायद लास्ट क्वेश्चन था। तो धारा सुग्राहिता जो होती है वो होती है फाई अपॉन आई, इसको IS से लिखते हैं हम, करंट सेंसिटिविटी फाई अपॉन आई। तो अगर इसमें हम यहाँ पे आई को 1 मान लें तब धारा सुग्राहिता कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी फाई के इक्वल। तो इसकी परिभाषा आती है कि किसी धारा मापी में एकांक धारा प्रवाहित होने पर उसमें उत्पन्न विक्षेप को धारा मापी की धारा सुग्राहिता कहते हैं। ठीक है, ये इसकी धारा सुग्राहिता की परिभाषा आ गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रेरकीय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच कितना कलांतर होगा। इस परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का सूत्र लिखिए। केवल लिखना है, प्रूफ नहीं करना है। तो कैसा है, प्रेरकीय प्रतिरोध है, धारा और वोल्टेज के बीच कितना कलांतर होगा ये पूछ रहा है। तो ये हमारे पास में तीसरे का क्या है, तो इसमें बेटे ये कह रहा है ओनली L सर्किट है। ये कौन सा परिपथ है, जिसमें प्रेरक लगाया, प्रेरक मतलब कुंडली। तो ये एक ऐसा AC परिपथ है जिसमें कुंडली लगी है। तो ये वाला केस हो गया आपके पास। ठीक है, AC परिपथ है, AC स्रोत में केवल कुंडली जुड़ी है। तो इसमें पूछ रहा है कि कितना कलांतर होगा। तो इसमें ध्यान रखना है आपको कि जो धारा होती है, वोल्टेज, ये हमारे पास L है मतलब कुंडली है, कुंडली पर वोल्टेज हमने मान लिया VL। तो परिपथ में प्रवाहित धारा और परिपथ में जो वोल्टेज होता है उनके बीच का कलांतर होता है 90 डिग्री। और क्या होता है 90 डिग्री, इसमें लिखना है तुम्हें कि जो L के सिरों पे वोल्टेज होता है VL, वो VL जो होता है वो धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। तो आप लिखेंगे कि केवल प्रेरकीय प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा I से वोल्टेज 90 डिग्री अग्रगामी होता है। इसमें ही ये पूछ रहा है प्रेरण प्रतिघात का सूत्र लिखिए। तो प्रेरण प्रतिघात को हम XL से लिखते हैं और इसका सूत्र होता है ओमेगा L। और ओमेगा का सूत्र भी अगर लिख दें तो XL बराबर आ जाएगा 2 पाई FL। तो ये प्रेरण प्रतिघात का सूत्र आ गया और ये आ गया इसमें कितने कलांतर होता है ये। तो ये क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का था। इतना लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अब इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट तो देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ख या सेकंड पार्ट, तो ये क्या क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं हम। इसमें कहा है कि यदि तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर 5 गुणा 10 की घात -7 मीटर हो, तब हमें ज्ञात करना है कि
प्रकाश की इस फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ 1 2 3 7 5 बटे लैम्डा एंगस्ट्रॉम में अगर लेंगे तो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो आप इसमें 1 2 3 7 5 बटे यहाँ पे जो तरंग दैर्ध्य है इसको एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे तो आपका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ये इसने पूछा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे का गे। तीसरे के गे में कह रहा है कि यदि प्रिज्म का कोण और न्यूनतम विचलन कोण बराबर हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा। तो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे का गे, इसमें कहा प्रिज्म का कोण ए से लिखते हैं, न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम से लिखते हैं। तो अगर ये दोनों बराबर हो तो पूछ रहा है एन कितना होगा। तो एन के सूत्र में साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 और बटे साइन ए बटे 2 ये सूत्र होता है। तो डेल्टा एम और ए बराबर है, इसको रख दो तो ये आ जाएगा साइन ए, यहाँ भी ए आ जाएगा, साइन ए बटे 2 हो गया नीचे। तो ये हो जाएगा ऊपर साइन 2a बटे 2 और नीचे साइन a बटे 2। तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा साइन a अपॉन साइन a बटे 2। ऐसा क्वेश्चन ही पहला आया था। यहाँ पे साइन a का फॉर्मूला लगा दो 2 साइन a बाई 2 इंटू कोस a बाई 2 और नीचे कितना है साइन a बाई 2, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा n का मान आ जाएगा 2 कोस a बाई 2। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, ऑब्जेक्टिव में आया था। देखिए पहले ऑब्जेक्टिव में आया था और इस बार 2 मार्क्स में है ये। तो अब क्वेश्चन रिपीट होने लगेंगे। इसका जो घय है वो हमारे कोर्स में नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम। पेपर में हमारे जो ये खंड है ये द खंड है, मतलब डी पार्ट है पेपर का। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में जो फर्स्ट पार्ट है ये कह रहा है एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस दिए हैं, दोनों की अक्षमताएं दे रखी हैं। उत्तल लेंस की अक्षमता जो दे रखी है, उत्तल लेंस की पावर वो 10 डायोप्टर है, क्योंकि उत्तल लेंस से तो पावर प्लस की होती है। अवतल लेंस की जो पावर है वो -2 डायोप्टर दे रखी है। वो 2 डायोप्टर दे रखी है, माइनस हमने अपनी मर्जी से लगाया है क्योंकि अवतल लेंस की जो पावर होती है वो निगेटिव होती है। ठीक है, तो ये दोनों की पावर दे रखी है। फिर कह रहा है कि इनके संयोग से, मतलब इनको जोड़ दिया। ठीक है, तो इनको जोड़ देंगे तो संयुक्त लेंस जो होगा हमारा, संयुक्त लेंस की अक्षमता आप जानते हैं कि 2 लेंसों को अगर जोड़ दें तो पावर डायरेक्ट जुड़ जाती है। तो 10 और यहाँ -2 लिखेंगे तो उत्तर आएगा हमारा 8 डायोप्टर। अब कह रहा है कि ये जो संयुक्त लेंस बना है, एक उत्तल और एक अवतल लेंस को जोड़ के इससे एक वस्तु को रखा जाता है 25 सेंटीमीटर की दूरी पे। पूछ रहा है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा होगा, ये भी पूछ रहा है। इन्हें ये केवल पूछ रहा है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और पूछ रहा है युग्म की प्रकृति क्या होगी। तो इसकी प्लस क्या है फोकस दूरी। तो युग्म की प्रकृति हम लिखेंगे कि जो युग्म होगा, दोनों का जो योग है, युग्म उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। तो युग्म की प्रवृत्ति कैसी होगी, उत्तल लेंस वाली प्रवृत्ति होगी। अब आपको ये वस्तु की दूरी दी है, प्रतिबिंब की दूरी आपको ज्ञात करनी है, फोकस दूरी आप यहां से निकाल सकते हैं। तो युग्म की जो फोकस दूरी है, युग्म की फोकस दूरी सूत्र क्या होता है, अगर सेंटीमीटर में निकालनी है तो 100/p लिख दो आप इसको। तो 100/p कितना है 8। हल करेंगे, आप इसको हल करेंगे 4 से काट दो तो ये 25/2 आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको यूज कर लो आप। यहाँ पे लेंस का फॉर्मूला लगा दो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। सूत्र जानते हैं आप लेंस का, और इस सूत्र को लगाएंगे तो 1/v तो ज्ञात करना है, वस्तु की दूरी को नेगेटिव लिया जाता है तो -1/25 लेंगे, और फोकस दूरी 1/f तो ये 2/25 हो जाएगी। इसको आगे हल करेंगे तो 1/v माइनस माइनस प्लस 1/25 बराबर 2/25। इसको हल करेंगे तो 1/v बराबर हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो 1/v बराबर हो जाएगा 2/25
माइनस 1/25, हल करेंगे तो 1/25 और v बराबर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा लेंस से। इसके बाद में और प्लस का आ रहा है तो मतलब इस साइड में बनेगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 का ही। क्वेश्चन नंबर 4 का ये कौन सा था, कै था। ख और गै कोर्स में नहीं है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। ख और गै दोनों ही कोर्स में नहीं है, ख भी स्टार लगा है, गै पे भी स्टार लगा है। घ क्वेश्चन करते हैं, इसमें 4 का घ क्वेश्चन नंबर हो गया 4 का। इसको थोड़ा सा शीट को एडजस्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया 4 का घ। इसमें कह रहा है कि एक छोटा चुंबक है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 4.5 टेस्ला में रखा है। तो कितने चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, 4.5 टेस्ला में। इसका अक्ष के साथ कोण 30 डिग्री है, कोण दे रखा है 30 डिग्री। इस पर एक बलागुण लग रहा है, बलागुण दे रखा है 4.5 गुणा 10 की घात -2, इतने न्यूटन मीटर का बलागुण लग रहा है। पूछ रहा है इसकी स्थिति ऊर्जा ज्ञात करो। स्थिति ऊर्जा पूछ रहा है कितनी होगी, ठीक है। अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो पहले टो का सूत्र लगा दो, ठीक है। टो का सूत्र लगा के m ज्ञात कर लो। टो का सूत्र क्या होता है, mb sin थीटा। इस सूत्र को अप्लाई करके आप पहले m निकाल लो, फिर m का मान u के मान में रखेंगे। u का मान होता है mb cos थीटा। इसको रख के और आप इसे हल कर लें। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका इसका ये है, समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। और दूसरा तरीका इसका ये है कि इन दोनों समीकरणों को आप एक दूसरे से भाग कर दें, तो भाग करने में जो है आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो वैसे एनर्जी में माइनस होता है, लेकिन जरूरत नहीं है आपको। अगर यहाँ पे हल करना है तो आप समीकरण 1 को 2 से भाग भी कर सकते हैं। तो अगर भाग करेंगे तो यहाँ पे 1 में आ गया टो बराबर mb sin थीटा, और 2 में यहाँ नीचे u आ जाएगा, और यहाँ पे mb cos थीटा। तो आप इसमें देखेंगे कि ये mb से mb कट गया, ठीक है। mb से mb कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, टो अपॉन u इक्वल टू tan थीटा। और आप यहाँ पे u की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हो जाएगी टो अपॉन tan थीटा। टो कितना हो गया, 4.5 गुणा 10 की घात -2, और tan थीटा कितना हो गया, tan 30। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो 1/√3 यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, √3 ऊपर पहुंच जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 4.5 गुणा वर्गमूल 3 गुणा 10 की घात -2, इतने जूल। या तो यही लिख दिया आंसर आप, या फिर आप इसमें 4.5 वर्गमूल 3 का मान भी रख सकते हैं, 1.732। तो अगर ये मान रखेंगे आप, तो जो आंसर आपको दिया गया है इसमें, यही आंसर आपका आ जाएगा 7.7 × 10⁻⁻2 जूल। ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए ये बहुत इजी हो जाएगा अगर आपको दोनों फॉर्मूले पता हैं, तो इसमें आपको पहले m निकालने की जरूरत नहीं तो m भी निकालना इसमें पड़ जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 का आखिरी पार्ट कर लेते हैं और फिर ये वीडियो ख़त्म करते हैं। 4 का 5th पार्ट देख लेते हैं। ये 3 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सिंपल। एक अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे रेखीय तार का आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व दे रखा है 10 गुणा 10 की घात -8 कूलाम प्रति मीटर। इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता बताओ। कितनी दूरी पे, 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को चेंज कर लो आप, तो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो गॉस की प्रमेय में आप जानते हैं कि किसी तार की वजह से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, λ/2πε0 r। और आप चाहें तो ये देखो मैंने फॉर्मूला प्रूफ भी करा रखा है, इससे पहली वीडियोस में आप देख सकते हैं। इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/4πε0
2 लैम्डा अपॉन आर। तो दोनों तरीके से सूत्र को लिख सकते हैं। ऐसे लिखोगे तो ये पूरी वैल्यू पता है, 9 गुणा 10 की घात 9 होती है, ठीक है। 2 लैम्डा हो गया 10 गुणा 10 की घात -8 और आर हो गया 2 गुणा 10 की घात -2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। हल करेंगे 9 गुणा 10 की घात। अब देखिए आप 9 और 1 10 प्लस की और 2 नीचे से आएंगी 12 तो होगी प्लस की। 9 और 1 10 और 2 12 और 8 होगी माइनस की। तो ये हो गया 9 गुणा 10 की घात 4 इतने वोल्ट प्रति मीटर। यह आपका उत्तर आ गया। और बुक में जो इसमें मॉडल में जो उत्तर दे रखा है वो ये दे रखा है, तो एक ही बात है, ये हमारा आंसर आ गया। आप देखिए 3 नंबर में कितना छोटा क्वेश्चन आया हुआ है। तो पेपर में कभी कभी 3 नंबर में छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी बहुत बड़े क्वेश्चन भी आ जाते हैं सॉरी। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए। इससे बाद के जो हम इससे अगले वीडियो में बताएंगे आपको। थैंक यू वेरी मच।